हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर कमल सर। सो बच्चे, आज हम लोग जो हैलो एल्केन हैलोएरिन्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज शुरू किए थे, उनका ही 4th नंबर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर बनाए थे, जिसमें से हम लोगों ने 6.1 एंड दूसरे लेक्चर में 6.2 एंड 6.3 को सॉल्व करके दिए थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 6.4 से। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया देखा नहीं है, उसका वीडियो का लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहां से लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख लीजिएगा। गॉट इट। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इन तीनों में से किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो देखो, डाइपोल मोमेंट क्या है, पहले थोड़ा सा इनका एक आइडिया ले लेते हैं। हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा आइडिया क्या है। तो देखो, डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। और डाइपोल मोमेंट होता क्या है, नहीं तो चार्ज मल्टीप्लाई इनटू डिस्टेंस, इसका जो होता है मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो देखो, किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो हर कोई चीज इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन हमें बहुत जरूरी है, क्वांटिटी। और इसके डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हम लोग ऐसे इसको इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। तो चलिए अब देखते हैं, इतना ही काफी है आपके लिए। अब देखते हैं इन तीनों जो आपको कंपाउंड दिया गया है, इनमें से किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है। तो देखो, अगर डायपोल मोमेंट हमें निकालना है तो उसकी स्ट्रक्चर की बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर हर किसी का ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं पहला वाला का ड्रॉ करूं तो देखो, इसका ड्रॉ होगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, CH Cl एंड Cl, ये फर्स्ट वन है। अगर मैं दूसरे का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो दूसरे का होगा, मान लीजिए C, एक Cl होगा, एक H होगा, और बाकी जो होगा 3 Cl होगा, Cl। और अगर हम लोग तीसरा चले जाए, दैट मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इनका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इनकी 4 जो बॉन्ड होगा कार्बन के साथ, 4 के 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड होगा। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब देखिए बच्चे, हमें डायपोल मोमेंट निकालना है, किसके डायपोल मोमेंट ज्यादा है। तो हम लोग पहले 3 नंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है 3 नंबर कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर का डायपोल मोमेंट 0 होता है। सिमेट्रिक का मतलब, पहले हम लोग इसके डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको बिगिनिंग में, कि डायरेक्शन जो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, तो कार्बन का 2.3 होता है और क्लोरीन जो होता है उनका 3 होता है। तो इसका मतलब क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, क्लोरीन की तरफ। सिमिलर वे में इस साइड में भी क्लोरीन की तरफ इस साइड में जाएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम हम लोग करेंगे डायरेक्शन, और यहाँ पे भी सेम टू सेम करेंगे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। अगर मैं ऊपर वाले जो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है दो, उनके अगर रिजल्टेंट लूंगा तो वो एक इस तरह पे जाएगा। और अगर मैं नीचे के 2 कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है उनकी अगर रिजल्टेंट लेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। अब दोनों देखो, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, अपोज कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑपोजिट वेक्टर है। तो हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर कैंसिल कर देगा तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो 3 नंबर का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर है। अब आ जाते हैं दूसरा एग्जाम्पल में। देखो, दूसरा में फिर से हम लोग वही डायरेक्शन दिखाते हैं। तो देखो, क्लोरीन की तरफ डायरेक्शन दिखाया, फिर क्लोरीन की तरफ दिखाया, कार्बन से क्लोरीन, फिर कार्बन से क्लोरीन लिया। लेकिन कार्बन से अगर हाइड्रोजन के डायरेक्शन की बात करूं, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1 एंड कार्बन का होता है 2.3। तो इसका मतलब कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा नहीं। फिर भी डायरेक्शन जो होगा वो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगा। अब अगर मैं नीचे जो कार्बन और क्लोरीन का 2 बॉन्ड है, इनकी रिजल्टेंट लूं, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं ऊपर एक कार्बन और क्लोरीन है और एक है कार्बन और हाइड्रोजन, इनकी अगर रिजल्टेंट की बात करूं तो ये स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन। और कार्बन क्लोरीन नीचे जो 2 बॉन्ड है उनकी कंपैरिजन में ऊपर का जो रिजल्टेंट होगा वो स्मॉलर होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन की डायरेक्शन जो है वो कार्बन की तरफ है। गॉट इन माय पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप देखोगे तो ये
कार्बन की डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब ये कुछ एडिटिव वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बाकी ऑपोजिट में देखूं, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी डायपोल मोमेंट तो पूरा जीरो नहीं होगा, लेकिन इसकी डायपोल मोमेंट रहेगा। अब इसकी डायपोल मोमेंट जो है, ये कैलकुलेटिव वैल्यू में आपको लिख रहा हूं, ये आया है 1.08 डीबाई। ये डी है, डीबाई इज द यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट, इसको डीबाई बोलते हैं, डीबाई। तो ये यूनिट होता है किसकी, डायपोल मूवमेंट की यूनिट की बात कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू आया 1.08 डीबाई। अब अगर मैं पहले वाले में जाऊं, तो पहले वाले में आप डायरेक्शन पहले इसको दिखा दो। मैंने नीचे का जो दो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है उनका डायरेक्शन दिखा दिया, और अगर मैं हाइड्रोजन कार्बन को ऊपर वाले का दिखाऊं तो वो कार्बन की तरफ है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि नीचे का जो रिजल्टेंट है वो तो इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन ऊपर का जो रिजल्टेंट है वो दोनों ही ऐड हो रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड को देखो, तो वो किसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2 और 3। तो इसकी डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आया वो कैलकुलेटिव वैल्यू में लिख रहा हूँ, दिस इज 1.60 डीवे। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये देखा कि जो 1 नंबर में है CH2Cl2, जिसको हम डाइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, इनकी डायपोल मोमेंट क्लोरोफॉर्म दैट मीन सेकेंड वाला या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड थर्ड वाला लो, इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। गॉट इट माय पॉइंट, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक हाइड्रोकार्बन दिया है, बोल रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला दिया है C5H10, एंड बोला गया है कि ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है डार्क कंडीशन में, बट अगर इनका बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, दैट मीन्स ये कंपाउंड ये देगा अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करें तो बात बहुत सिंपल है, और पूछा है आइडेंटिफाई करो कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो बोल रहे हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है जो क्लोरीन के साथ डार्क कंडीशन में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करूं तो ये रिएक्ट करके एक मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देता है, जैसे C5H9Cl। अब उस हाइड्रोकार्बन को हमें आइडेंटिफाई करने बोला है। तो अगर हम लोग इस C5H10 को देखें, तो ये कौन सा जनरल फॉर्मूला को आप कह सकते हो कि कौन सा जनरल फॉर्मूला है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे CnH2n+2, दैट मीन्स एल्केन, ये तो एल्केन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं देख लूं CHH2n, तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 बिठाओ और H के वहां पे अगर 2 × 5 लिख देंगे हम लोग, तो कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, एल्किन की फॉर्मूला को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका C5H10 है, ये माइट भी एल्कीन हो सकते हैं या तो फिर साइक्लोएल्केन हो सकते हैं, क्योंकि साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला भी यही होता है, तो साइक्लोएल्केन होता है। अब बात ये आया कि इन दोनों में से कौन है, एल्केन होगा या साइक्लोएल्केन। तो देखो बच्चे, बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, हाइड्रोकार्बन अगर हम लोग लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होता है, थोड़ा सा रुक जाओ, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है डार्क कंडीशन में, हाइड्रोकार्बन बेसिकली हम लोग लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन डार्क कंडीशन में क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। डार्क कंडीशन में, डार्क कंडीशन में अगर मैं क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करूं तो ये रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बचा कौन, हमारे पास साइक्लोएल्केन। तो दैट मीन साइक्लोएल्केन जो है वो क्या कर सकते हैं, वही आपका ब्राइट सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके मोनोक्लोरो कंपाउंड देगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं, तो साइक्लो एल्केन जो है हमारे पास, दैट मीन्स इसका नाम C5H10 है, तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया। अब साइक्लोपेंटेन को अगर हम लोग क्या करें, क्लोरीन की प्रेजेंस में डार्क कंडीशन में रिएक्ट कराए तो ये करेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराए तो ये क्या कर देगा बच्चे, रिएक्ट करेगा, एंड रिएक्ट करके एक हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दे देगा, और इसका नाम हो जाएगा मोनोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, मोनोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये बन जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है वो कौन है, वो है आपका साइक्लोपेंटेन। क्लियर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। तो C4H9Br का बोल रहे आइसोमर कितना है।
तो देखो अगर ये आइसोमर की कहानी अगर मैं बोलूं आपको, ये बेसिकली क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। डीबी बोल के एक रूल है जिसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या फिर उसको डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। तो डीबी जो है वो कैलकुलेट करके हमें पता करना होता है कि कितना आइसोमर पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोगों को डीबी की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, हम लोग अगर देखेंगे तो C5H10 होता है कौन, ब्यूटेन। क्या बताएंगे इसको, ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्यूटेन का कितना पॉसिबल आइसोमर हो सकता है। मैं ब्यूटेन की बात करूं, ये हमें ब्यूटेन नहीं दिया गया है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है। ध्यान से देखो ये अल्काइल ग्रुप है, ब्यूटाइल। तो मैं पहले ब्यूटेन का इसलिए बात करूं क्योंकि हम वहां से ब्यूटाइल के पास जाएंगे। तो अगर मैं ब्यूटेन का आइसोमर की बात करूं तो ब्यूटेन का टोटल दो आइसोमर होता है। एक होता है आपका CH3, CH2, CH2, CH3, ये एक आइसोमर होता है। मतलब ये एक आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक इस कंपाउंड का और एक रिप्रेजेंटेशन होगा आपका इस तरह, CH3, CH2, सॉरी CH3। अब देखो बात तो ये है कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आइसोमर क्या है, तो पहले उसका थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूं मैं आपको। आइसोमर किसको बोलते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज पर्टिकुलर, हम लोग कह सकते हैं इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए बट स्ट्रक्चर वाइज वो अलग होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ब्यूटेन का जो मैंने दोनों स्ट्रक्चर बनाया है, ये दोनों देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर वाइज अलग है। एक तो आपका नॉर्मल एन ब्यूटेन बन गया, एन ब्यूटेन, और एक जो बन गया आपका वो क्या बन गया, आपका आइसोब्यूटेन बोलते हैं इसको, आइसोब्यूटेन। तो आपका एक ये बन गया। अब देखो जब ये दोनों स्ट्रक्चर बन गए, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन मुझे तो पूछा गया है ब्यूटाइल वाला कहानी। तो अब मेरे को ब्यूटाइल वाला कहानी ड्रॉ करना है कि टोटल ये जो C4H9 है, दैट मीन्स ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है, ये कितना आइसोमर शो कर सकता है। तो देखो मैं एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। जब भी आप ब्यूटेन का मतलब एल्केन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको एल्काइल का आइसोमर पूछा जाएगा, तो आप नॉर्मली उसका डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट करना। कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन को मैंने X लिखा, इसके साथ जो हाइड्रोजन है और इनके साथ जो पहले वाले के साथ जो हाइड्रोजन है, ये दोनों का देखो पोजीशन वाइज या फिर मैं टाइप बोलूं, दोनों ही सेम है। तो मैंने इसको एक टाइप के अंदर कैटेगोराइज किया X, और दूसरा जो है आपका, इसको भी मैंने दूसरा कैटेगोराइज किया, इसको मैंने Y लगा दिया। तो जितना टाइप ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, मतलब जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, उतना ही अल्काइल का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका मतलब इसके पास दो स्ट्रक्चर बन सकता है इस ब्यूटेन के पास। एक तो बन जाएगा आपका CH3, अगर मैं दिखाऊं ऐसे, CH2, मैं पहले X वाला दिखा रहा हूं, ठीक है, और CH2, CH2, मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को हटा लिया, और क्योंकि यहां पे ब्रोमीन है इसलिए मैंने इसको ब्रोमीन जोड़ दिया। तो हमारे पास एक तो ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, दूसरा जो है हमारे पास इस टाइप का और एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, CH3, CH2, मैंने अब Y को हटाया और यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, तो BrCH3, तो ये वाला और एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे पता है, ये दोनों जो है दोनों आइसोमर है। ध्यान से देखो दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट अरेंजमेंट जो है वो अलग है। ब्रोमीन यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में लगा हुआ है, मतलब पैरेंट चेन में देख रहे हो, ये लंबा जो लॉन्ग चेन जा रहा है इसमें लगा है, लेकिन यहाँ पे एज अ सब्सटीट्यूएंट हम लोग जहाँ पे लगा रहे हैं वो ब्रांच की तरह भी है, मतलब ब्रांच की तरह वहां पे लगाया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आइसोमर हो गए। इसका जो नाम है, इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, इसका नाम लिखेंगे 1 ब्रोमोब्यूटेन। दैट मीन्स ये हो गया आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर जो बन गया 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये तो हो गया एक एन ब्यूटेन का, मैं जो दो आइसोमर निकाला ब्यूटाइल ग्रुप का वो हो गया, लेकिन अभी भी आइसोब्यूटेन का भी तो है। अब इसमें कितना टाइप का हाइड्रोजन है वो पहले देखो। तो देखो X अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है, इन तीनों का हाइड्रोजन का जो टाइप है सेम है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, इसका मतलब इसका भी दो स्ट्रक्चर होगा। तो एक स्ट्रक्चर तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं CH3, CH, CH2, Br,
और इसके साथ यहाँ पे एक लगा दिया CH3। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया जिसकी नाम अगर मैं बोलूंगा तो नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट साइड से 1 2 एंड 3। तो इसको हम लोग बोल देंगे 2 मिथाइल, सॉरी 1 ब्रोमो, पहले सब्स्टिट्यूएंट तो 1 ब्रोमो, पहले बी आता है इसलिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, रुक जा बेटा, मिथाइल, और फिर हम लोग क्या लिख देंगे इसको, प्रोपेन। ये एक स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर इसका मैं जो Y वाला लिख रहा हूं, Y, ये X वाला है, ठीक है, ये Y वाला है। तो अब Y वाला लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा CH3 CH, सॉरी Br, यहाँ से H को रिप्लेस करना है, Br से CH3 और बन गए इस साइड में CH3। अब इसका नाम क्या बोलेंगे, नंबरिंग करते हैं, हम लोग देखेंगे 1 2 एंड 3। तो इसका नाम हम लोग क्या बोल देंगे, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल मिथाइल, फिर क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो देखो बच्चे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, और दो स्ट्रक्चर आ गए। तो टोटल C4H9Br का कितना आइसोमर पॉसिबल है, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है, आइसोमर्स ऑफ C4H9Br का होगा कितना बच्चे, 4। तो 4 ये हो गया आपका आंसर। व्हाट इज माय पॉइंट, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, अब आगे चले, चलिए देखो बच्चे, तो अभी ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनल 1 क्लोरोब्यूटेन ब्यूटेन 1 ENE। देखो हमें बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन, लेकिन उसके लिए हमें तीन चीजें दिया गया है कि आप पहले बनाओ 1 ब्यूटेनॉल से, फिर 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाओ, फिर ब्यूटेन ब्यूटेन बोल सकते हो या तो ब्यूट 1 ENE बोल सकता हूँ, तो इनसे बनाएंगे। तो हमें बनाना क्या है, आयोडोब्यूटेन। तो पहले साइड में आयोडोब्यूटेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, CH3, ब्यूटेन बोला है तो 4 कार्बन तो होगा, तो मैंने 4 कार्बन ऐसे ड्रॉ कर दिया, CH2 CH। अब क्या बोला है, आयोडोब्यूटेन, तो मैंने आई को जोड़ दिया, मुझे बनाना है इसको। अब मैं कैसे बनाऊं, पहले तो ब्यूटानॉल दिया गया है, तो देखो ब्यूटानॉल अल्कोहल जो दिया गया ना, तो अल्कोहल से अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है, इसको हेलो एल्केन बोलते हैं या तो फिर अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, अगर बनाना है तो हमारे पास सबसे बेस्ट उपाय है आपका एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो चलिए वही रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे, पहले 1 ब्यूटानॉल बोला है तो हम लोग पहले ब्यूटानॉल का फॉर्मूला ले लेते हैं, CH3 CH2 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 OH, ब्यूटानॉल बन गया। अब इसके साथ हमारा रिएक्शन क्या करना है, हमें बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। तो हम लोग रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, किसके साथ, हेलो एसिड के साथ। और हमें बनाना है हेलो एसिड, मतलब HX की बात कर रहा हूँ, X मतलब यहाँ पे हेलोजन की बात कर रहे हैं। तो अब हमें बनाना क्या है, आयोडो, तो मैं यहाँ पे HI ले लूंगा, तो मैंने HI ले लिया। अब देखो एनहाइड्रस ZnCl2 का काम क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इसका मतलब हाइड्रेटिंग एजेंट, इसका मतलब ये वाटर को रिमूव कर देगा। तो अगर आप देखोगे तो यहां से देखो OH और यहाँ पे देखो H, दोनों मिलकर वाटर रिमूव हो जाएगा और आ जाएगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2I, और इसके साथ हमारे सब प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो बन गया हमारा आयोडोब्यूटेन। देखो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख के रखा था ये, क्लियर है। अब दूसरी बात हम लोग चलते हैं कहां से, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो देखो 1 क्लोरोब्यूटेन, तो पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, CH3 CH2 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 Cl, मैंने बना दिया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब 1 क्लोरोब्यूटेन से हमें बनाना है आयोडोब्यूटेन। तो अगर मुझे आयोडोब्यूटेन बनाना है तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज, या तो फिर आपको उसका नेम रिएक्शन में होता है फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो आप अगर चाहोगे तो हम लोग क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज या तो फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें हम लोग लेते हैं सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड लेते हैं, दैट मीन्स हम लोग कौन सा हैलोजन लेंगे, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आयोडोब्यूटेन बनाना है तो हम लोग सोडियम हैलाइड में हम लोग ऑब्वियस सी बात है सोडियम आयोडाइड ही लेंगे। अब ये क्या करेगा, हैलोजन एक्सचेंज होता है, दैट मीन्स इस क्लोरीन को ये आयोडीन जाके एक्सचेंज कर देगा और बना क्या देगा, CH3 CH2 CH2 CH2
आई बना देगा और उसके साथ क्या बना देगा, NaCl। तो इस रिएक्शन में, रिएक्शन जो होता है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होता है, एसीटोन की प्रेजेंस में होता है, एज अ सॉल्वेंट इसको यूज किया जाता है और इसका नाम फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन भी होता है। क्लियर है बात। अब 3 नंबर पॉइंट जो है वो कहां से बोला है बच्चे, ब्यूटीन से। तो ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूट 1 बोला है तो देखो CH3 CH2, C डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटीन या ब्यूट 1 1 में डबल बॉन्ड है। अब इसके साथ हमें रिएक्शन करना है, कहां पे जाना है, रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट जो लाना है आयोडोब्यूटेन। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं मान लो ये जो लास्ट कार्बन है इसमें अगर मैं एक हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, कोई भी एक हैलोजन को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया और उस हैलोजन को अगर फिर से मैंने हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन करके या हैलोजन एक्सचेंज के द्वारा अगर फिर से मैं रिप्लेस कर दिया तो मुझे कहीं ना कहीं आयोडोब्यूटेन मिल जाएगा। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि जब डबल बॉन्ड या अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं अल्काइल हाइड्रोजन मिल जाएगा। और मुझे अल्काइल हाइलाइड चाहिए, वो भी कौन सा वाला चाहिए, यहाँ पे ब्रोमीन लगना चाहिए, ये जो कार्बन है इसमें। तो जब आपको पता होगा कि हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल एल्किन के लिए 2 रूल होता है या 2 लॉ होता है, एक को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, एक को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो देखो अगर मुझे मार्कोनिकॉफ रूल बोलना है तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है पहले उसको समझते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल बोल रहे हैं कि जब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब यहाँ पे एक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आयोडीन ले लिया। तो बोल रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अटैच्ड ऑन दैट कार्बन अराउंड द डबल बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अटैच्ड ऑन दैट कार्बन अराउंड द डबल बॉन्ड, मतलब इसकी बात कर रहे हैं अराउंड द डबल बॉन्ड जो 2 कार्बन है उनमें से उस कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होगा व्हिच हैज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, which has a lesser number of hydrogen। तो अराउंड द डबल बॉन्ड में देख रहा हूं ये दोनों कार्बन है, अब इसमें किसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास। तो कहीं ना कहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पे जुड़ जाना चाहिए। क्लियर है बात। तो अगर यहां पे जुड़ जाएगा तो मुझे तो फायदा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहां जुड़ेगा तो मुझे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है वो इस तरह मिलेगा, CHI और CH3। बट अगर मैं इसको भी रिप्लेस, इस जगह में अगर मैं दूसरा हैलोजन को देके इसको रिप्लेस भी कर दूं मुझे फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पूछा गया 1 आयोडोब्यूटेन, लेकिन ये तो 2 पोजीशन में आ जाएगा। तो हम लोग इस लॉ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो हम लोग दूसरा लॉ के पास चला जाएंगे जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोल रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अटैच्ड ऑन दैट कार्बन अराउंड द डबल बॉन्ड व्हिच हैज अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बोल रहे जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास जाके जुड़ेगा कौन, उसके पास जाके जुड़ेगा आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन स्पेसिफिक होता है, ये होता है ओनली HBr के प्रेजेंस में, और यहाँ पे हम लोग को पर ऑक्साइड लेना पड़ेगा, पर ऑक्साइड एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। गॉट इट। तो हमें यहां से अगर प्रोडक्ट देखें तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या गया, CH3 CH2 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 Br, और ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया और जुड़ गया तो ये बन गया क्या, CH2। अब यहाँ पे मैं आराम से हाइड्रोजन एक्सचेंज कर सकता हूँ, किसके साथ रिएक्शन कर सकता हूँ, मैं तो इनके साथ रिएक्शन करवा दिया Na का। अब I जाकर फिर से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा तो क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2 CH2I। तो बन गया हमारा जो हमें बनाना था आयोडोब्यूटेन, तो आयोडोब्यूटेन बन गया। गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आया।